ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में चुनाव से पहले मुद्दों की जगह वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा मचा है। वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल को लेकर पटना से दिल्ली तक जमकर हो रही है राजनीति। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कल इंडिया गठबंधन में शामिल 10 पार्टियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इस दौरान अपनी कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट बंदी कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह आरोप भी लगाया गया कि चुनाव आयोग ने उसके किसी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इस बैठक को लेकर चुनाव आयोग की ओर से भी जवाब सामने आया। चुनाव आयोग का कहना है कि कल हुई बैठक के दौरान राजनीतिक दलों की गंभीरता की कमी साफ साफ दिखाई दी। बैठक में शामिल 14 में से 7 प्रतिनिधि तो ऐसे थे जिन्हें राजनीतिक दलों की ओर से अधिकृत भी नहीं किया गया था। उधर चुनाव आयोग पर विपक्ष के निशाने को बीजेपी हार का बहाना बता रही है। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या वोटर लिस्ट में संशोधन बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या चुनाव आयोग पर विपक्ष का आरोप लगाना सही है? क्या चुनाव आयोग विपक्ष की नहीं सुन रहा? वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन फर्जी वोटरों का नाम हटाने के लिए है या असली मतदाताओं को वोट देने से रोकने के लिए? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विस्तार से करने वाले हैं चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले वार पलटवार सुनिए। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। और ये जब हार रहे हैं, पहले वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम कटवाओ। वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन खा जाएंगे मोदी जी या नीतीश जी, उसके बाद राशन खा जाएंगे गरीबों का, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी ओबीसी समाज का बेटा हूँ। ये सब डर दिखाना बंद करें। इस देश में मोदी जी हैं, ना पिछड़ों का हक जा सकता है, ना अति पिछड़ों का हक जा सकता है। ये लोग गुंडागर्दी से सरकार चाहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। समीक्षा हो रही है, समीक्षा होना चाहिए, जांच तो होनी ही चाहिए कि कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी तो घुसा हुआ नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, ये सत्ता आने जाने वाली है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव इंडी गठबंधन अपनी करारी हार के डर से घबराहट और छटपटाहट में चुनाव आयोग जैसे विश्वव्यापी स्वतंत्र निष्पक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। कुछ तो चुनाव में दिखाना है। हार जाएंगे तो ये क्या इनके पास ये भी आधार आप छीनना चाहते हो, कहेंगे चुनाव आयोग ने बेईमानी करा दी। ये आधार ढूंढते हैं और आधार ढूंढ के ये बेचारी ईवीएम अभी इनके उसमें नहीं आई, आएगी, फिर शासन सत्ता आएगा, फिर वो जब कुछ नहीं बचेगा तो जनता को गाली देंगे। चुनाव आयोग को सुलभ होना चाहिए, सुनना चाहिए सारी चिंता, जो सवाल एक का भी हमें ढंग से जवाब नहीं मिला। इस देश में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन इसके पहले भी 13 बार हो चुका है। राज्य में भी कई बार हो चुका है। बिहार में 2003 के बाद वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इस वजह से अब विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग अगर पार्टियों को बुलाता है तो उसमें कई ऐसे चेहरे जाते हैं जो अपनी पार्टी या बड़े नेताओं की ओर से अधिकृत भी नहीं किए गए हैं। सवाल विपक्ष की गंभीरता को लेकर भी पूछे जाएंगे, सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी पूछे जाएंगे कि अगर विपक्ष कुछ सवाल का जवाब आपसे जानना चाह रहा है तो फिर उसको संतुष्ट करने का काम यकीनन आपका है। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें। वेरिफिकेशन के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान का आदेश 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। ये वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज है, लेकिन इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं है, इसको लेकर भी सवाल दागे जा रहे हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की मौजूद हैं। रवि कुमार रवि जी आप प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। नवल शर्मा जी आप प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। AK वाजपेयी जी प्रवक्ता LJPR के भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, अगर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बचाव में क्यों आ रही है? और इस सवाल का भी जवाब पवन खेड़ा का यह कहना है कि मैं चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं, सत्ता आती जाती रहती है, ये 240 पर आए हैं, आप उनकी गुलामी कर रहे हैं। यहां बहुत शाह आए, शहंशाह चले गए, आप उनकी गुलामी मत कीजिए। पवन खेड़ा के इस बयान पर भी आपका जवाब। चित्रा जी बोलिए प्लीज। ये एक राजनीतिक दल की भाषा हो सकती है, ये एक राजनीतिक दल की भाषा है। आप धमकी दे रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को, आप चेतावनी देने वाले कौन होते हैं भाई? ये कौन सी भाषा है? गुंडों की भाषा है। आप गुंडागर्दी करेंगे इस देश में? यानी इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस को 5 पैसे का शर्म है तो पवन खेड़ा को तुरंत पार्टी से बाहर निकाले। एक संवैधानिक संस्था को आप इस तरह से धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ये कौन सी भाषा है राजनीतिक में? कौन सी मर्यादा आप सीख रहे हैं? आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब आप धमकियां देंगे देश को? यही तानाशाही मानसिकता है, यही आपातकाल की भाषा है। मतलब अजीब सी स्थिति हो गई है कांग्रेस की। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनके नेताओं को किसी तरह की कोई मर्यादा बची भी है नहीं बची है इनकी। लेकिन विपक्षी दलों की ये भी सवाल है ना कि चुनाव जब सिर पर है तो 3-4 पहले महीने ही नवीनीकरण क्यों किया जा रहा है वोटर लिस्ट का? नहीं तो कब होता है चित्रा जी? क्या हर चुनाव के पहले हर राज्य में 3 महीने 4 महीने की विंडो ओपन होते हैं? नहीं, ये फार्म 6, फार्म 7, फार्म 8 ये कब उपयोग होते हैं? ये होते हैं नहीं होते? इसमें नाम काटना, नाम शिफ्ट करना, नाम जुड़वाना, ये प्रक्रिया चलती है नहीं चलती है? ये तो हर चुनाव में होते हैं, इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं? और आपने जो प्रश्न किया कि भाजपा इस पे क्यों है, जब सारे राजनीतिक दल हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक दल है, वो अपनी बात नहीं कहेगी। आप जो है मिलके एक संवैधानिक संस्था को धमकी दे रहे हैं, गुंडों की भाषा बोल रहे हैं आप। ठीक है, क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है क्या? इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके इस डिबेट के लिए। आपने 11 बिंदु सुनाए, ये 11 चीजें जो है पुनरीक्षण में ये चीजें आएंगे। आप ये दस्तावेज आप दिखा सकते हैं। मैं ये पूछना, इसके साथ एक विषय और ऐड है। यदि ये 11 दस्तावेज नहीं हैं तो इससे आपका नाम मतदाता सूची से नहीं हटेगा, यह भी स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि BLO मतदाता से संपर्क करेगा, यदि व्यक्ति की पहचान और स्थायी निवास की पुष्टि नहीं हो पाती है तभी नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, मतलब उसको यदि ये दस्तावेज नहीं भी है तो वहां के पंच सरपंच जो गांव के लेकिन प्रमुख इसमें हैं, आधार कार्ड उनसे वहां की BLO संपर्क करके सवाल ज्यादा दागे जा रहे हैं कि आधार कार्ड तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका सवाल महत्वपूर्ण है। प्रियंका गुप्ता जी से एक टिप्पणी सभी के ले लेती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा में एक लाइन में चित्रा जी ऐसे नहीं, एक प्रश्न आपने उठाया इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ। आधार कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, आधार कार्ड के लिए भी दस्तावेज लगते हैं। तो जिनके पास बाकी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड बनवाने के दस्तावेज हैं, तो इसके दस्तावेज नहीं होंगे? आधार कार्ड कैसे बनता है, उसमें दस्तावेज नहीं लगता है। लेकिन हमने इसी देश में अभी जो यूपी से खबर आई थी, एक तो आप दो केवल चुनाव हार के देखा है। ठीक है, अगर दस्तावेजों को लेकर नवीनीकरण हो रहा है या फिर फर्जी कार्ड को रोकने की कोशिश की जा रही है तो इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? प्रियंका गुप्ता जी सीधे आपके पास आते हुए, उनका सवाल तो जायज है ना,
आधार कार्ड के लिए अगर हमारे पास दस्तावेज है, आधार कार्ड भी तो ऐसे बन नहीं जाएगा। तो फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर अगर चुनाव आयोग कुछ कदम आगे बढ़ा रहा है, ये कोई भाषा होती है? बिल्कुल ठीक कहा के शर्मा जी ने, ये कोई भाषा होती है किसी नेता की? आप चुनाव आयोग को सरेआम धमकी दे रहे हैं ये बताते हुए कि सरकारें आएंगी जाएंगी, हम देख लेंगे आपको। ये कोई भाषा होती है एक नेता की? प्रियंका गुप्ता जी, अभी आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप लोग सरेआम चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी जी, के शर्मा जी से हमें नहीं सीखने की जरूरत है कि हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे और किस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। और लोकतंत्र में सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो सारे नेता कहते चले आ रहे। लोकतंत्र की खूबी ही यही है कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती, किसी का कोई यहाँ पर जो है परमानेंट ठिकाना नहीं होता। अब इसमें इनको बुरा लग गया तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। अब दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस देश के प्रधानमंत्री को 2014 के पहले ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं, उनकी अगर आप डिग्री मांग लीजिए तो ऐसा लगेगा कि मुझे लगता है ना ये शादीशुदा वाली डिग्री, और इस पर आपको विराम देना चाहिए। एक सेकंड प्रियंका गुप्ता जी, नहीं 11 सालों से इस देश की जनता ये बिल्कुल गलत बात है। ये स्तरहीन बहस करने के लिए नहीं बैठी हुई प्रियंका गुप्ता जी। आप पहली बार मेरी डिबेट में आई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किसी की शादी कोई कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है इस पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है ना प्रियंका गुप्ता जी? बिहार में चुनाव है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का ये हाल है ना बिहार में। आप लोग आरजेडी को भी, जब प्रियंका गुप्ता आएंगी कांग्रेस के प्रवक्ता बनके, वो नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करेंगी व्यक्तिगत, क्यों कोई बात होती है प्रियंका गुप्ता जी? बिल्कुल गलत बात है, मैं नहीं डिबेट कर सकती ऐसे। रविशंकर रवि जी को दिखाइए। अरे मैं स्तरहीन बहस करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर। पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोगों की तरह बहस कीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कोई मुद्दा नहीं है। 11 सालों से वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उसका सम्मान कांग्रेस पार्टी के आप जैसे प्रवक्ताओं को समझना होगा। रविशंकर रवि जी, आपके पास आते हुए अब ये बताइए इससे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर तो सीधे सीधे चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि गंभीरता ही नहीं है आप लोगों में। सर मैं आ रही हूँ, मैंने उनको टोक दिया, इस तरह बहस नहीं की जाएगी यहाँ पर। अब उनको मैं बोलने नहीं दूंगी ना अगर वो इस तरह की गैर जरूरी टिप्पणी करेंगी तो। हमारे डिबेट का एक स्तर है मैडम प्रियंका गुप्ता जी, हमारी डिबेट का एक स्तर है, हमारी डिबेट का एक स्तर है। प्लीज अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बने रहिए। अगर स्तरहीन बहस करना है प्लीज आप कहीं और जा सकती हैं। आई एम सॉरी, मैं स्तरहीन बहस नहीं करवा सकती। मेरे लिए वो जरूरी मुद्दा नहीं है जिसका आप जिक्र कर रही थी। कौन शादी कहाँ करता है कौन नहीं करता है ये स्तरहीन मुद्दा है। रविशंकर रवि जी आप उनको दिखाइए आरजेडी के प्रवक्ता को। रविशंकर रवि जी, यहाँ पर एक जरूरी जानकारी दर्शकों को देते हुए फिर आपकी टिप्पणी। अब बीएलए को बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के साथ रिवीजन पीरियड में जोड़ा जा रहा है। आपके भी तमाम कार्यकर्ता बूथ लेवल एजेंट जिनकी तादाद 47,143 से मीडिया रिपोर्ट में खबर आई है कि आरजेडी के कार्यकर्ता ये चुनाव आयोग की जो टीम रहेगी उनके साथ मिलकर इस वेरिफिकेशन का हिस्सा रहेंगे। फिर क्या दिक्कत हो गई रविशंकर जी? आपको क्यों लग रहा है कि यहां पर रविशंकर रवि जी की चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है? क्या करेंगे आपके 47,000 लोग जब आपने लगा कर रखा हुआ है? तो पारदर्शिता यही लोग तय कर देंगे। चुनाव आयोग पे जो संदिग्धता है वो आज की तो है नहीं। चुनाव आयोग का व्यवहार आप देखें पिछले कई सालों से ऐसा उनका काम रहा है कि वो संदिग्धता के दायरे में आते रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर वाला चुनाव हो। और अब जिस तरह से ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बोल के जो चीज आई है, जो अपने आप में एक नायाब चीज है, इसमें मसला ये नहीं है कि किस दल के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिलके काम करेंगे। तो अगर ऐसा है तो सभी दल के मिलके काम करेंगे, सवाल ये नहीं है। काम तो करेंगे बिल्कुल, लेकिन जो दस्तावेज जिस तरह से मांगे जा रहे हैं वो साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारे मतदाताओं को, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, कमजोर तबके के हैं और जो बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनको बेदखल करने की कहीं कोई साजिश या तैयारी तो नहीं है। ये एक क्योंकि आधार आप मान नहीं रहे हो, राशन कार्ड आप मान नहीं रहे हो, सर्वे जो है एनएफएचएस का बोल रहा है कि 2001 से 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है उसमें से सिर्फ 2.8%, 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। 40 से 60 साल के उम्र के जो लोग हैं उसमें 10 से 13% लोगों के पास बोर्ड कंप्लीट किया है उन्होंने, उनके पास बोर्ड का वो सर्टिफिकेट होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में 2 करोड़ के लगभग लोग, जो आप सब लोग मीडिया में ये दिखा ही रहे हो, 2 करोड़ से थोड़ा कम, इतने लोग बाहर काम करते हैं। तो ये 3 बार वो घर पे जाएंगे, नहीं मिलेंगे,
तो 25 दिन के समय में अगर वो नहीं मिलते हैं तो क्या उनको कैसे वो हैंडल करेंगे? डिसइनफ्रेंचाइज करने की कोई साजिश तो नहीं जरूरी है ना रविशंकर रवि जी। हाँ। ऐसे देश में बहुत सारे फर्जी मतदाता भी हैं, आप कैसे इनकार करेंगे? और बिहार में ये पहली बार नहीं होने जा रहा है, चुनाव आयोग करा रहा है। ये अलग बात है कि अभी एनडीए की सरकार है, ये इसके पहले भी कई बार हो चुका है। आप एक बात बताइए मुझे कि अगर किसी के हाथ या पैर में कोई घाव हो जाए तो आप क्या करोगे? पैर काट के हटा दोगे, घाव ठीक करोगे, फिर पैर जोड़ोगे, या घाव के लिए आप इलाज का बंदोबस्त करोगे? ऐसा पहले शरीर का कोई हिस्सा अगर बिल्कुल ही खराब हो जाए फिर उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। उसको दवा लगा के आप कब तक ठीक करेंगे? जब पता रहेगा कि ये कभी ठीक नहीं होगा तो उसको हटाना ही पड़ता है। रविशंकर रवि जी, सालों भर की प्रक्रिया रही है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है, जो नहीं होते हैं उनको डिलीट भी किया जाता है। तो लेकिन इस तरह से ऐसे दस्तावेज मांगना जो ना हो सके, भाई एक तो सहूलियत देना चाहिए ना जनता को। ठीक है, ये आपकी बात सही है कि थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल। नवल शर्मा जी, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ है, राजकुमार भाटी जी, उसके बाद फौरन मैं आपके पास AK वाजपेयी जी, फौरन आपके पास आ रही हूँ। नवल शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए ये तो पूछा जाएगा ना, 4 ही महीने चुनाव के बचे रह गए हैं, 2 महीने में कैसे हो जाएगी प्रक्रिया पूरी? और ये जानते हुए भी कि बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी मजदूरों की है जो प्रदेश के बाहर रहती है। नवल शर्मा जी, कैसे बनवा लेंगे सबका वोटर ID कार्ड? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने अब तक अपनी जो भी विज्ञप्तियां जारी की हैं, जो बयान जारी किया है, और चुनाव आयोग ने जो अपनी मंशा जाहिर की है, उससे साफ स्पष्ट है कि बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर चुनाव आयोग के कदम पूरी तरह पारदर्शी हैं और चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। विपक्ष इस पूरे मामले को कुछ इस अंदाज में पेश कर रहा है, आप देख रही होंगी कि रोज रोज की बयानबाजी, रोज रोज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और कई तरह की झूठी आपत्तियां और झूठा नैरेटिव जैसे गढ़ा जा रहा है। लग रहा है कि बिहार के चुनावी लोकतंत्र पर कोई हमला करने आ रहा है। ये विपक्ष तो अजब माहौल बनाने में लगा है। ये बताइए ना कि ये आपकी चुनावी तैयारी पूरी नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बजाय आपको सोचना ये चाहिए कि आपकी चुनावी तैयारी पूरी है या नहीं। बिहार की जनता की आंखों में आंख डालकर आप बात करने में सक्षम है या नहीं। अगर उस मुद्दे पर आप कमजोर हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के पहले से ही आप कोई न कोई बहाना ढूंढेंगे। जब चुनाव आयोग यह साफ स्पष्ट कर रहा है कि हमारी पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत की जा रही है, और मैं एक बात और बता दूं चित्रा त्रिपाठी जी कि एक भी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे, इस बात को लेकर सारे दल, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, वह भी उतना ही संजीदा है जितने कि विपक्ष के दल हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि केवल आप ही को चिंता है कि वैध मतदाताओं का नाम कट जाएगा या न कटे। इस मुद्दे को लेकर हम भी उतने ही सेंसिटिव। बिहार का प्रत्येक लीगल वोटर हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इतने कम समय में कैसे हो जाएगा, सवाल ये है ना नवल शर्मा जी, समय कहाँ दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने सब कुछ कैलकुलेट कर कहा है कि अगर BLO से कोऑर्डिनेशन करके सारी आपत्तियों का अगर समाधान निकालेंगे तो यह पूरी प्रक्रिया 11 दिन में ही खत्म हो जाएगी। बिहार में कितने BLO की संख्या है और कितनी आपत्ति, कितने वोटर हैं, सबको कैलकुलेट कर यह निष्कर्ष चुनाव आयोग निकाल चुका है। तो मैं यह बता रहा हूं चित्रा त्रिपाठी जी कि कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर विपक्ष जो भ्रामक दुष्प्रचार कर रहा है क्या कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना इन लोगों का नया शगल बन चुका है। अभी बीजेपी के KK शर्मा जी ने बिल्कुल सही फरमाया, ये लोग तो चुनाव आयोग को इस रूप में संबोधित कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि चुनाव आयोग को किसी की कोई संवैधानिक एंटिटी ही नहीं है। चुनाव आयोग का कोई डर है ना कि कहीं आप लोग पूरा फायदा ना उठा ले जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं वोटबंदी हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर देगा, जल्दबाजी में फैसला लिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं। AK वाजपेयी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, उसके पहले राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, अब इलेक्शन कमीशन ने पहले ही इजाजत दे रखी है कि आप बूथ लेवल एजेंट हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ जाकर इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। पारदर्शिता तो बढ़ती जा रही है ना, लेकिन हमेशा आकर सामने रखकर ये सवाल खड़े कर देना कि चुनाव आयोग तो मिला हुआ है जी, कब तक चलेगा ये? राजकुमार भाटी जी, हर चुनावी प्रक्रिया के पहले जब भी चुनाव आयोग कोई कदम अपने आगे बढ़ाए तुरंत आकर वहां पर लक्ष्मण रेखा खींचने लग जाओ। चित्रा जी, न्याय प्रणाली का सुपरिचित सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक प्रवक्ता लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि न्याय चुनाव आयोग तो बहुत निष्पक्ष है जी, बिल्कुल निष्पक्ष है, और ये बेकार उंगली उठा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं,
तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना भी तो चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियों को कोई संदेह है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उनका संदेह दूर करे, उन्हें बुलाए, बैठाए, समझाए, उनकी बात सुने, अगर वो कोई सी बात पे आपत्ति कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन करें। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह की जिद पकड़े रहता है और सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा चुनाव आयोग के समर्थन में बोलती है, इन दोनों बातों से संदेह पैदा होता है। अगर ये संदेह है कि मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे तो इसकी चिंता तो बीजेपी को भी होनी चाहिए। बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है, निष्पक्षता की उम्मीद, चिंता तो बीजेपी को भी होनी चाहिए। अब हमारा चुनाव आयोग किस तरह निष्पक्ष तरीके से काम करता है, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। जो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में सबने देखा कि चुनाव अधिकारी पेन से बदल के बैलेट पेपर रिजेक्ट कर रहा था, बिल्कुल शिकायतें की गई, हल्ला मचा गया, चुनाव आयोग ने नहीं सुना। चुनाव आयोग ने सुना नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए लोग, सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराए। चुनाव आयोग ने तो बीजेपी के मेयर को चुन दिया था। अगर चुनाव सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो मेयर बीजेपी का चुन गया था, फिर आम आदमी पार्टी का चुना गया, क्योंकि निष्पक्षता चुनाव हुआ। दूसरा उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देना चाहता हूं। हमने आपत्ति की थी 2022 के चुनाव के बाद कि मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट चिन्हित कर करके काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा हमें सबूत दीजिए। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए, एफिडेविट दिए उस पर, जो स्टाम्प पेपर पे, जिसमें मतदाताओं ने शपथ पूर्वक कहा कि मेरा फाइनल सूची में नाम था, लेकिन जो बूथ पे सूची आई थी उसमें मेरा नाम गायब था। साफ बेईमानी झलकती है। चुनाव आयोग कुंडली मारे बैठा है, 3 साल हो गए। कैसे पता कि जितने भी मुस्लिम या फिर यादव हैं वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करने जा रहे थे? आपको कैसे पता? इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं राजकुमार भाटी जी? नहीं, मैंने वो आप ही के वोटर थे, वो बीजेपी के वोटर ये तो आश्चर्य की बात है कि ऐसे कुतर्क। नहीं, चित्रा जी, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एंकर ऐसे कुतर्क लेके आते हैं। मैंने कब कहा कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर थे? अरे उन्हीं को लेकर आप मुस्लिम और यादवों के चिन्हित करके वोट काटेंगे। मैंने आपका वोट माना जाता है उत्तर प्रदेश में। कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी? आप ऐसा लग रहा है कि मुझे नौसिखिया एंकर समझे हुए हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं कि मैं कुतर्क कर रही हूँ। अब मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ देती हूँ ये फैसला कि कितना तर्क है, कितना कुतर्क है, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लें। मुझे आपकी ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं है चित्रा जी। हाँ, मुझे पूरी करने दीजिए, चित्रा जी मुझे पूरी करने दीजिए। देखिए, आप कितना ही बुरा माने, लेकिन ये बात कहने से मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं कि आजकल ये मीडिया की हालत हो गई है कि एंकर बीजेपी के पक्ष में। अब आप अपनी डिबेट को भी ड्रिल करने लगी, लेकिन आपको बीजेपी का पक्ष लेना है। सर, एक दिन आप मुझे कम से कम निष्पक्ष दिखना वो पूरी लिस्ट बना दीजिएगा कि निष्पक्ष दिखने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने सवाल उठाना शुरू कर दिया। राजकुमार भाटी जी, मेरा ये सवाल है, देखिए अब चुनाव आयोग भी विपक्षी दलों के निशाने पर, मीडिया भी विपक्षी दलों के निशाने पर, एंकर तो विपक्षी दलों के निशाने पर है ही। आप लोगों की बात नहीं करो तो आप लोग सरेआम इस तरह की बातें करते हैं। पलटकर एंकर जब कुछ बोल देता है तो पार्टी के बड़े नेताओं से जाकर एंकर की आप शिकायत करते हैं। सर, अब मतलब मैं क्या कर सकती हूँ बताइए फिर? हाँ, चुनाव आयोग भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सारी संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही है, एंकर भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। कैसी बातें हैं राजकुमार भाटी जी? कैसी बातें करते हैं आप लोग? मुझे एक वाक्य बोलने की इजाजत दें, मुझे एक वाक्य बोलने की इजाजत। हाँ, पूरी लाइन। मैंने सवाल उठाया कि यादव और मुस्लिम वोटरों के वोट पूरे चिन्हित करके वोट काटे गए, मुस्लिम और यादव वोटों के, और उसमें हमने 18,000 शपथ पत्र दिए। इस पे आपने ये सवाल तो पूछा नहीं। आपको के शर्मा से सवाल पूछना चाहिए था। आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं। तुम्हें अरे मैं के शर्मा के पास चली जाऊंगी, आपका समय चला जाएगा ना। के शर्मा के पास पहले सवाल के साथ गई थी, जब बारी आई वाजपेयी जी के पास जाना है मुझे, तो मैं के शर्मा के पास कैसे जा सकती हूँ? वाजपेयी जी का समय चला जाएगा। वाजपेयी जी आपके पास आते हुए। ठीक है सर, अब मुझे सवाल भेज दीजिएगा। हर डिबेट के पहले मैं वही पूछ लिया करूंगी। आप लोगों को खुश रखने के लिए मैं वो सवाल पूछ लूंगी। सर राजकुमार भाटी जी, नाराज मत होइए। एक ही बात कीजिए, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से अगर बार-बार पूछा जा रहा है, सर अहंकार क्या है? अब मैं बोल रही हूं कि आपका बोला गया सवाल पूछ लूंगी, अहंकार क्या है? खैर, उस पर नहीं जाते हुए, एंकर डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता है। चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर डिबेट होनी जरूरी है। एक ही वाजपेयी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि विपक्षी दलों के मन में अगर किसी भी तरह की कोई शंका है तो उसको पूरी तरह से एड्रेस किया जाए। अब चुनाव आयोग भी यहां पर टिप्पणी करने लग रहा है, ये कहते हुए कि सीआई के साथ बैठक में केवल 2 राजनीतिक दलों के प्रमुख सीपीआई और सीएलआईएमएल ही शामिल हुए। बैठक में शामिल होने वाले कुल 14 व्यक्तियों में से 5 अन्य व्यक्ति अपने अपने राजनीतिक दलों के प्रमुखों के द्वारा अधिकृत थे। शेष 7 व्यक्ति जो शामिल थे उन्हें राजनीतिक दलों के प्रमुखों के द्वारा अधिकृत भी नहीं किया गया था। तो चुनाव आयोग भी तो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है ना, इसी वजह से राजनीतिक दलों से जोड़कर देखा जा रहा है। ए के वाजपेयी जी,
देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि पहले तो इनका 18,000 वाले का जवाब दे दूं मैं। आपने इनका 18,000 का जो आरोप लगाया इन्होंने कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया नहीं, तो राजकुमार भाटी जी माफ़ करना, उसके बाद हाई कोर्ट भी खुला था, सुप्रीम कोर्ट भी खुला था, क्यों नहीं गए आप लोग? महाराष्ट्र में आप लोगों ने कितना शोर मचाया कि 40 लाख वोटर नए जोड़ दिए, 33 लाख वोटर नए जोड़ दिए, 85 लाख जोड़ दिए। हाई कोर्ट में आप लोगों ने पिटीशन फाइल की और 25 जून को हाई कोर्ट ने आपके पिटीशन डिसमिस कर दी और उसमें खास तौर से ये कहा कि आपने पूरा दिन कोर्ट का बर्बाद किया है। तो ये हियर से पे नहीं चलेगा काम। इलेक्शन कमीशन एक कानूनी संस्थान है, स्वायत्तिक संस्थान है, वो कानून के हिसाब से काम कर रहा है। आर्टिकल 326 पढ़ लीजिए संविधान का, क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 1, who is not less than 18 years of age, and number 3 is not disqualified alternatively। ये 3 कंडीशन है। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार है। ये उसी का प्रक्रिया है और इसका बेस यही है। 1.5 लाख पार्टियों के कार्यकर्ता BLO बना के जोड़े गए हैं, वो उसको असिस्ट करेंगे। अभी सवाल आया कि 25-30 दिन में कैसे हो जाएगा BLA। हाँ। देखिए, करने की नीयत होनी चाहिए और आपको 2003 से पहले का कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्म भरना है ऑनलाइन और वोटर लिस्ट का वो जहाँ पे आपका नाम है वो लगा के जोड़ देना है। तो ऐसे 4.5 करोड़ मतदाता हैं, अब बचे 2.5-3 करोड़ मतदाता जो बिहार में बड़ी आबादी मजदूरों की है, कहाँ जाएंगे वो ऑनलाइन भरने के लिए? बताइए आप भी कैसी बातें कर रहे हैं AK वाजपेयी जी? और विपक्षी दलों को इस बात का शक है कि चुनाव आयोग NDA के लिए आप लोगों के लिए काम कर रहा है बिहार में। अरे भाई, इनका शक तो कब से 14 साल से यही लगे जा रहे हैं, उससे पहले से लगे हुए हैं। इनका तो शक EVM पे भी था। इलेक्शन कमीशन ने EVM पे इनको बुलाया कि नहीं बुलाया? ये गए नहीं मशीन चेक करने और 48 बार फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के। इनके शक का इलाज नहीं है हमारे पास। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। शक ये है, करते रहे। शक के लिए अगर इनको निंदा दूर करनी है, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं और सेक्शन 24 में अपील भी है। अगर किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता या गलत काटा जाता है, उसका प्रावधान दिया गया है। देखिए, गुमराह न करिए, हार का हताशा है, इसीलिए शंका है। ये हर बार इसी तरह की बात करते हैं, लेकिन उसका निकलता क्या है? जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया, हार गए तो इलेक्शन कमीशन के पास गए, उससे आगे नहीं गए आज तक। आप लोग एक बार हाई कोर्ट को लेकर अभी तो चुनाव हुआ नहीं, एकदम मान के बैठे हुए हैं कि हम ही जीत रहे हैं AK वाजपेयी जी, इसीलिए उन लोगों का शक और ज्यादा पुख्ता होता है ना कि चुनाव में अभी गए नहीं, चुनाव होने अक्टूबर-नवंबर में, या अभी से जीत मानकर बैठे हुए हैं। अरे भाई, कॉन्फिडेंस काम का है, काम बोलता है, काम के बेस पे जा रहे हैं। पूरे बिहार में, पटना में कल पोस्टर लगाए हैं विद डाटा कि हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, तो जनता महसूस कर रही है उस काम को। उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा विश्वास है। ठीक है, और हम जीतेंगे 2025 में। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रियंका गुप्ता जी। मैं फौरन आ रही हूँ, उसके पहले जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ राजकुमार भाटी जी का। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कोर्ट का भी दरवाजा था, क्यों नहीं खटखटा लिया 18,000 लोगों के मामले में आप लोगों ने? राजकुमार भाटी जी। देखिए, इस बात का कोई इसकी लिमिट नहीं है। ये लगातार आप कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए थे, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए थे। मैं तो उदाहरण दे रहा था जहां चुनाव आयोग के ऊपर संदेह होता है। मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं, वाजपेयी जी उसका भी जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, हमने लखनऊ में चुनाव आयुक्त को एक लेटर दिया कि पुलिस मतदाताओं को रोकती है ID चेक करने के नाम पे। चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट लेटर लिखा कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। इसके बावजूद भी हर चुनाव क्षेत्र से वीडियो आ रहे थे कि पुलिस रोक रोक के ID चेक कर रही थी और मतदाताओं को वापस भगा रही थी। एक दरोगा तो पिस्टल भी तान रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी को न सस्पेंड किया, न किसी के खिलाफ कार्रवाई की। इन बातों से संदेह पैदा होता है। जब सरासर बेईमानी की जाती है और बेईमानी करके बूथ लूट लिए जाते हैं, सीटें लूट ली जाती हैं, तो चुनाव आयोग पर सवाल बनता है। चुनाव आयोग को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। KK शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। देखिए चित्रा जी, कई विपक्षियों ने कई तरह के प्रश्न उठाए और बहुत से भ्रम फैलाने की आपके चैनल में कोशिश की है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। पहली जवाब मैं भाटी साहब को दे देता हूं
कि जिस पिस्टल की बात ये कर रहे हैं और जिस चुनाव की पुलिस की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपके चैनल ने और तमाम चैनलों ने उसका जो है फैक्ट चेक दिखाया था और ये दिखाया था कि ऐसी घटना नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार झूठ बोल के अपने हार को छुपाने की कोशिश कर रही है और यही इनका प्रोपोगंडा, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, चुनाव आयोग को अपशब्द बोलना, यही इनका काम रह गया है। ये इनकी हताशा और बौखलाहट को समझाती है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। एक प्रवक्ता महोदय ने कहा कि साहब चुनाव आयोग तो संदिग्ध हो गया और जब से संदिग्ध चल रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना का चुनाव हुआ, आप जीते, चुनाव आयोग संदिग्ध था। झारखंड का चुनाव हुआ, आप जीते, संदिग्ध हो गया। हिमाचल जो था तब आपने क्यों नहीं इशू उठाया? कर्नाटक का चुनाव आप जीते तब तो नहीं उठाया, तब तो चुनाव आयोग संदिग्ध नहीं था। लगातार चुनाव हारने लगे, अभी हार रहे हैं जिसमें, तो वहां संदिग्ध है। ईवीएम वहां सही है, ईवीएम तेलंगाना में सही है और बाकी जगह गलत हो गए। ये दोगलापन लाते कहां से हैं ये लोग? ये कौन सा स्तर है इन लोग का? दूसरी बात, क्या झूठ बोला जा रहा है? कल 2 तारीख को शाम 5 बजे तक का चुनाव आयोग ने समय दिया। अभी यहां पर बैठ के झूठ बोला जा रहा है कि चुनाव आयोग बात नहीं करता। क्या ये 2 बजे तक 5 बजे तक का समय था? आपने न्यूज नहीं चलाया चित्रा जी? और ये मिलने नहीं गए हैं। लेकिन इनको झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा करना है और देश के चुनाव आयोग और चुनाव पद्धति और लोकतंत्र पे इनको प्रश्न उठाकर उसे बदनाम करना है, क्योंकि ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इनको बदनाम करना है, भारत को बदनाम करना है, ये इनकी मानसिकता बन गई। अब तीसरी बात पर मैं आता हूं। इन्होंने कहा, आपने भी एक प्रश्न उठाया कि इतना कम समय में कैसे होगा। चित्रा जी, मैं यदि गलत नहीं हूं तो चेक करा लें, लगभग 1 लाख BLO चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर बनाए जी। 7.89 करोड़, लगभग 8 करोड़ वोट हैं। 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 1 लाख BLO यदि 30 दिन काम करेंगे तो कितना कार्य दिवस होगा? 30 लाख। 30 लाख कार्य दिवस में एक दिन में यदि 25 वोट भी वेरिफिकेशन होगा, एक BLO 25 वोट वेरिफिकेशन करेगा तो 9 करोड़ वोट का वेरिफिकेशन होगा। कैसे कह रहे हैं कि समय कम है सर? और क्या एक में केवल 30 वोट वेरीफाई होगा? यानी 4 या 5 घर का वोट कर पाएंगे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक? ये कैसा प्रोपेगेंडा, कैसा झूठ है? और ऊपर से 1 लाख उसमें वो वॉलंटियर भी दे रहे हैं। फिर हर राजनीतिक दल का बूथ का कार्यकर्ता होता है जो उसको असिस्ट करेगा। फिर एक महीने के बाद 1 महीने का विंडो है। फिर से इसका भी मैं डेट आपको बता देता हूं कि कब से कब तक का क्या है। इसका भी एक विंडो है, ये 25 जून से 26 जुलाई तक तो ये होगी। इसके बाद 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्शन, किसी का वोट नहीं जुड़ा, नहीं कटा, नहीं ये हुआ तो 2 महीने का समय। शर्मा जी, 20 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार केवल झूठ, क्योंकि चुनाव की हार ऐसा है कि बीजेपी लगातार कैसे जीत रही है। ऐसे में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग सभी को बुलाकर ये एड्रेस कर ले कि आपकी जो परेशानी है उसका समाधान हम कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है। मैं लौट रही हूँ, आपने अपनी बात पूरी कर ली। प्रियंका गुप्ता जी बहुत देर से हैं, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। 2 लाइन में अपनी बात मुझे उनकी बात रह जाएगी। बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि चित्रा जी, मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में जब इन्होंने सवाल उठाए, क्या चुनाव आयोग ने इनसे मिलकर इनको लिखित रूप में जवाब दिया है, नहीं दिया है? जब इन्होंने उठाया है प्रश्न, तब तक चुनाव आयोग ने जवाब दिया। लेकिन आपको केवल यदि झूठ बोलना है और प्रोपोगेंडा, आपने कहा आप लगातार चुनाव जीत रहे, अरे आप जो है काम कर रहे हैं, हम जीतेंगे। आप क्या कर रहे हो? लफाजी और धमकी दे रहे हो। मैं जवाब ले लेती हूँ। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि आप चुनाव आयोग को जो है चेतावनी और गुंडों की भाषा बोल रहे हो? आज जिस पोजीशन पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसी पोजीशन पर प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी भी खड़ी थी। अब उस समय का भी विपक्ष खड़े होकर यही कहने लगता कि क्यों 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, यही क्यों जीत रहे हैं हर जगह, 400 से ज्यादा सीटें इनकी कैसे आ जाती हैं? प्रियंका गुप्ता जी, ये तर्क नहीं होता है। एक समय कभी लहर चलती है, कभी किसी के नेता के नाम पर पब्लिक खड़ी हो जाती है, तो उस समय ऐसा माहौल होता है। मेरा ये सवाल है, देखिए चुनाव आयोग की ओर से ये जो डेट और समय सीमा दी गई थी, उसमें आरजेडी ने भी
अपने 5 लोगों को अधिकृत किया था। आरजेडी के 2 लोग अधिकृत थे, बाकी सीपीआईएम जो आपका ही सहयोगी दल है उसका एक, और सीपीआईएमएल का भी एक दल उसमें था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर किसी को अधिकृत ही नहीं किया। प्रियंका गुप्ता जी, अब मेरा सवाल सुने बिना आप जवाब कैसे देंगे प्रियंका जी? अरे भाई आप थोड़ा शांत हो जाइए तो मैं जवाब भी दे दूंगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में और उनके सहयोगी के पेट में क्यों दर्द होता? यही सवाल 2013 के पहले ये लोग पूछते थे तो प्रस्तावना लिखी जाती थी एक पेज भर की कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता अब सवाल योग्य है। तो आज इनको ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि इस देश में आप जिस एसआईआर की बात कर रहे हैं 2003 में हुआ था, तब तो 2 साल लगे थे उसको करने में। आज आप कह रहे हैं आपके पास इतने बीएलए हैं और इतना जो है मैन पावर, तो फिर आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराती? उसको कराने के लिए आपको 2027 का वेट क्यों करना पड़ रहा? अब आइए महाराष्ट्र के चुनाव पे। महाराष्ट्र के चुनाव पर हम लगातार कहते रहे आप वोटर लिस्ट दीजिए हमें। आप वोटर लिस्ट दे रहे हैं हमें? वोटर लिस्ट जो आप दे रहे हैं वो पिक्सेलेटेड है, उसको ना हम पढ़ सकते हैं ना उसका पिक्सल ही नहीं क्लियर है, वो नॉन रीडेबल है। आप ये बताइए अगर पारदर्शिता है तो वोटर लिस्ट आपको देने में दिक्कत क्या है? लगातार जो सवाल उठे एड्रेस प्रूफ को लेकर हो, एक घर से कितने लोगों के वहां पर वोटर आईडी कार्ड बन गए, एक मोहल्ले में न जाने कितने नए एक घर से वोटर आईडी कार्ड बन गए, कितने सारे हजारों केसेस उठाए गए। बीएलओ तक ने कहा कि अनआइडेंटिफाइड वोटर वहां पर मौजूद थे और किसी और की नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात कर रही हूँ जहां 8 से ज्यादा % का वोट पिछले 5 महीने में बढ़ गया। उन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। अब आप ये कह रही हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। अरे भाई पार्टी के सदस्य मिलेंगे और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन हेड है, कौन अधिकृत है, कौन नहीं है? या आप डिसाइड नहीं करेंगे? ये पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन अधिकृत है, कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा। नहीं डिसाइड किया ना प्रियंका गुप्ता जी, पार्टी ने नहीं डिसाइड किया। कांग्रेस पार्टी ने किसी को अधिकृत नहीं किया था। ये तो चुनाव आयोग बोल रहा है ना, ये मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ। और जाते आपके बड़े नेता, ये मामला बहुत गंभीर है, ये मामला बहुत गंभीर है। ये मामला टीवी डिबेट से कहीं ज्यादा बड़ा है प्रियंका गुप्ता जी। अगर आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आपके बड़े नेताओं को जाना चाहिए वहां पर चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए समय मांगकर। आप जो सवाल पूछती हैं तो बोलने का मौका तो दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, अब देखिए मैं यहाँ पर भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाए हैं। आप कांग्रेस पार्टी की रैली में जाकर भाषण दे दीजिएगा, यहाँ पर इतना ही समय होता है और मैं सवाल ऐसे ही पूछती हूँ। आपको भाषण देना नहीं चाहिए। अरे मेरा शो है, मैं तो इतना भाषण दे सकती हूँ। आप भाषण कर रही हैं बैठ के। प्रियंका गुप्ता जी, मैं पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग ने जब बुलाया था आपका अधिकृत कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कौन सा नेता गया था मुलाकात करने के लिए? आप बोलने नहीं दे रही। नहीं, मेरा प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कौन सा नेता गया था मिलने के लिए? वोटर आईडी कार्ड के अलावा कोई और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं प्रियंका गुप्ता जी, कौन सा नेता कांग्रेस पार्टी का अधिकृत था जिसने जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है? आप बताइए कि 73% बिहार जब बाढ़ की चपेट में आ जाता है, बिहार के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कौन सा नेता था जिसने चुनाव आयोग के साथ इस मीटिंग में मुलाकात की है? एजुकेशन है वहां पर 18% लोग जो है सिर्फ 5वीं पास है। आपको समझ में आता है कि आप किसकी बात कर रही हैं? आप बिहार की बात कर रही हैं जहां पर लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, जहां पर लोगों के पास पक्का घर नहीं है। आज भी लोगों के घर बह जाते हैं बाढ़ में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप बिहार की बात कर रही हैं? मैं यहाँ पर कोई भाषण देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर बिहार जाकर देखिए। अगर आपको नहीं पता कि बिहार कैसा है तो बिहार जाकर देखिए आप कि वहां पर बाढ़ का क्या हालत होती है। 73% लोगों के पास खाने को नहीं होता, घर नहीं होता। आप उनसे कागज मांग रहे हैं, आप उनसे कागज मांग रहे हैं, उनके पेरेंट्स से कागज मांग रहे हैं। ये भी कोई बात होती है? आप प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, आपकी सारी बातों को जायज मानते हुए प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन सा अधिकृत नेता था जिसने चुनाव आयोग से जाकर बिहार के मुद्दे पर मुलाकात की है? प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत कौन सा नेता था जिसने चुनाव आयोग से जाकर मुलाकात की है बिहार के मुद्दे पर? आप नेता का नाम ले लीजिए, मैं डिबेट को आगे बढ़ा लूंगी। अरे भाई ये तो पार्टी डिसाइड करेगी ना कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, मुझे पता है। पता ही नहीं है कौन गया था, कौन हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी इनको पता ही नहीं है कौन गया था। इनको नहीं पार्टी इनको पता ही नहीं है, ये बहस करने आई है, इनको जानकारी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ। चुनाव आयोग क्यों अधिकृत करेगा? अरे मिल के आ गए भैया आपके नेता, कि 2003 अरे आपके नेता मिल के आ गए, आपको नॉलेज नहीं है। चुप रहिए, आप फालतू की बातें कर रहे हैं। आपको नॉलेज नहीं है, बिना पढ़े चली आइए।
बिना पढ़े चले आई है, आपको पता ही नहीं है। आपके नेता मिल के आ गए, आपके नेता मिल के आ गए, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है मैडम। आप अपनी हंसी उड़वा रही है, आप अपनी हंसी उड़वा रही है, आप अपनी हंसी उड़वा रही है, आपको यही नहीं पता है। इसका जवाब दीजिए, अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो बंद करिए अपना मुंह। आप अपनी हंसी उड़वा रही है। मैं डिबेट को आगे लेकर जाना चाहूंगी प्रियंका गुप्ता जी, एक बार फिर से। ठीक है शर्मा जी, के शर्मा जी प्लीज। प्रियंका गुप्ता जी एक बार फिर से, चुनाव आयोग ने बिहार के मुद्दे पर 2 तारीख को शाम के 5 बजे मीटिंग बुलाई थी। 10 पार्टियों की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत कौन से नेता थे जिन्होंने जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है? इस सवाल का आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी नेताओं के पास जाऊं डिबेट के लिए। प्रियंका गुप्ता जी प्लीज। आप किस मीटिंग की बात कर रही है मैडम? कल की मीटिंग की बात कर रही है? नहीं, कल की मीटिंग की बात कर रही हैं? मैं भी किस पे डिबेट कर रही हूँ? नहीं, कल की मीटिंग में, अरे भाई मैं तो कह रही हूँ मिल के आए, लेकिन आप ही ने सवाल उठाया कि जो है आप अधिकृत, किन लोगों को अधिकृत किया जाना चाहिए? जिन लोगों को अधिकृत करना चाहिए वो पार्टी डिसाइड करेगी ना, चुनाव आयोग नहीं डिसाइड करेगा कि कौन लोग मिलने चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। आप इतनी बड़ी प्रवक्ता हैं, आप डिबेट के लिए आती हैं और आपको नहीं पता कि किसने जाकर कल मुलाकात की है चुनाव आयोग से। यहीं पर गंभीरता पार्टियों के सामने आ जाती है, यहीं पर गंभीरता सामने आ जाती है। और प्रियंका गुप्ता जी, आपने मुझे बहुत डांट लिया। एक छोटी सी टिप्पणी करते हुए फिर मैं रविशंकर रवि जी के पास जाऊंगी। प्रियंका गुप्ता जी, आपने बिहार के तमाम मुद्दे गिनाए, वो मुद्दे अपनी जगह अहम हैं, लेकिन आपको पता है कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कितना बुरा प्रदर्शन रहा था। आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ने पर 70 में से 19 सीटें आपको मिलती हैं। और आरजेडी ने बाद में अपना माथा पकड़ लिया था कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती तो शायद तेजस्वी यादव 20 में मुख्यमंत्री बन गए होते। तो पहले कांग्रेस पार्टी खुद के भीतर झांके कि बिहार के मुद्दे पर जब वो डिबेट करने के लिए आती है तो उसको अपनी जमीन का अंदाजा बिहार में है या फिर नहीं है। अब मैं रविशंकर रवि जी आपके पास आते हुए, मैं आरजेडी के पास आऊंगी, उसके पहले नवल शर्मा जी आपके पास आते हुए। लेकिन भैया आप लोग फायदा 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार, बीच के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़कर, तो विपक्षी दल इस बात को लेकर ये सोचते हैं कि कैसे हर बार जीत जाते हैं नीतीश अपने सहयोगी गठबंधन दलों के साथ। नवल शर्मा जी, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है ना। देखिए, बिहार में रोजगार, पढ़ाई लिखाई, बाढ़, ये समस्या तो है, लेकिन बार बार आप जब जीतते हैं तो वो लोग इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं। नवल शर्मा जी। जी, बस मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को जनता का आशीर्वाद इसलिए मिलता है कि नीतीश कुमार जी की असली पूंजी उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक विकास कार्य हैं। अभी प्रियंका गुप्ता जी बोल रही थी कि बिहार कैसा राज्य है, आप जाकर देखिए, वहां बाढ़ है, ये है, वो है। अरे आइए, स्वागत है बिहार में, नीतीश कुमार के बिहार में आइए और देखिए कि कभी बिहार में कांग्रेस का भी शासन हुआ करता था और आज नीतीश कुमार जी के बिहार को देखिए। आपको पता है कि बिहार किन किन मामलों में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है? आप यही पर आप मार खा जाती हैं, क्योंकि आप बिहार की गलत छवि बनाती हैं और बिहार के आइडेंटिटी के साथ, अस्मिता के साथ आप सौदेबाजी करती हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी बातों को बीच में नहीं काटा, मैंने आपकी बातों को बीच में नहीं काटा। की बारी है, उनके बाद प्लीज बोलने दीजिए। नवल शर्मा जी को बोलने दीजिए, फिर रविशंकर रवि जी बोलेंगे। प्लीज बोलिए। चित्रा जी, मुझे बस 2 मिनट का समय दिया जाए और चुप कराइए, कांग्रेस प्रवक्ता को जरा चुप कराइए। देखिए, ये आज के सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, बिहार के सारे समाचार पत्रों में। इसका शीर्षक ये है कि चुनाव आयोग का कहना है कि बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वर्ष 2003 में 31 दिनों में ही हुआ था सत्यापन। यह चुनाव आयोग का बयान है जो बिहार के सारे अखबारों में प्रमुखता से छपा है। तो पहली बात यह कि सत्यापन के लिए संक्षिप्त अवधि को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कोई आधार नहीं है। दूसरा पॉइंट, चित्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि 2003 में जब हुआ था तब 31 दिन ही लगे थे इसी तरह के नवीनीकरण के लिए? ये देखिए, ये दैनिक जागरण का फ्रंट पेज है। हाँ। दैनिक जागरण का फ्रंट पेज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे हैं चित्रा जी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हाँ। कि बस मुझे 1 मिनट का समय प्लीज दीजिएगा। ये वही बिहार है जिसका चुनाव कभी बेहद बदरंग हुआ करता था। अगर TN शेषन बिहार की धरती पर नहीं उतरते तो पता है बिहार का चुनाव पूरे देश में मर्डर, लूट, बूथ कैप्चरिंग के लिए जाना जाता था चित्रा जी। और लालू यादव जी बोलते थे TN शेषन के बारे में कि अरे इस शेषनवा पगला गया है क्या, शेषनवा इतना फैक्स काहे भेजता है जी, बनने दो हमारी सरकार, इस सारा फैक्स कबाड़ के हम फेंक दे।
तो ये है चुनावी प्रक्रिया को देखने का इन लोगों का पुराना अंदाज। ठीक है, ये है इन लोगों का लोकतांत्रिक अंदाज। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, बस एक लाइन में और बोलूंगा कि आखिर चुनाव आयोग यदि वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों को हटाने के लिए कमर कस चुका है तो आपकी बेचैनी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्जी वोटरों में ही आपकी आत्मा बसती है? रविशंकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी वोटरों में ही आपकी आत्मा का निवास है? रविशंकर रवि जी, अब आरजेडी के प्रवक्ता बोलेंगे। ठीक है रविशंकर रवि जी, वो सवाल जेडीयू की ओर से पूछा जा रहा है, प्लीज आप उनको स्क्रीन पर दिखाइए भाई रविशंकर रवि जी को। ये चित्रा जी सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए, फर्जी वोटरों में आत्मा तो नहीं बसती है आरजेडी की, जो इतनी आपत्ति है। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि 2003 में जब इस तरह का रिव्यू हुआ था तब कौन से दस्तावेज मांगे गए थे, और पिछले 15 साल से ज्यादा से आधार के लिए जो एक युद्ध स्तर पे लोगों के आधार बनवाए गए और सबसे ज्यादा प्रतिशत जो जनसंख्या है उसके पास आधार है, उस आधार को क्यों नहीं माना जा रहा है? क्या वो गलत आधार बनाए गए थे जहां पे कि फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, आइरिस इंप्रेशन सब लिए गए, उसको आप नहीं मानोगे और वो सारा चीज मांगोगे जो लोगों के पास है नहीं। बात ये नहीं है कि आप कितने पॉपुलेशन को कितने टाइम में कवर कर लेंगे, बात ये है कि आप उनसे मांग क्या रहे हो। आप उनसे वो मांग रहे हो जो वो ना दे पाएंगे, या आप उनके पास जा रहे हो जो घर में ना मिलेंगे, जो 2.25 करोड़ लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब और ये चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। अब जब बीजेपी इसका जवाब देती है तो ये इसी बात को दर्शाता है कि ये मिले हुए हैं। तो ये एक आपातकाल की स्थिति जो है, तेजस्वी जी के कुछ सवाल इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि पिछली बार 2 साल लगे, इस बार 2 महीने में कैसे संभव है? और अभी नवल शर्मा जी बता रहे थे कि पिछली बार 31 दिनों में ही हो गया था, तो ये फिर सवाल है खारिज हो जाएगा ना। अब 2 साल में हुआ था या 30 या 31 दिन में, इस बात को आप ही दोनों लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं या चुनाव आयोग बता सकता है? बताइए, फिर उसके बाद मैं जानकारी दूंगी इसके। आप इसको 10 दिन में कर लो, 15 दिन में कर लो, बात ये है ही नहीं। आपके नेता आप का उन सवाल बिंदुओं की भी बात कीजिए जो तेजस्वी जी ने चुनाव आयोग को लिखा है। उनका ये सवाल है कि पिछली बार 2 साल लगे थे, इस बार 2 महीने में कैसे संभव है? ये तेजस्वी जी का सवाल है। और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल तेजस्वी जी ने उठाए हैं और चुनाव आयोग को लिखा भी है। मैं जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ। शर्मा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे लग रहा है एक बार वाजपेयी जी, मैं आ रही हूँ। वाजपेयी जी, जल्दी से, ये 30 दिन लगे थे या 2 साल लगे थे? जरा इसको क्लियर कीजिए आप। अरे भैया, तो जागरण ने फ्रंट पेज पे छपा है, इसमें कहाँ डिबेट है? कोई चीज वेरीफाई करके ही छापी गई होगी, ये डिबेट नहीं है। देखिए, इनको भी हकीकत पता है। आपने सही सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई, कौन सा लीडर गया? ये सीरियस नहीं है इस मामले में, और ये तो बार बार कह रहे हैं कि हमारा अंदेशा है। एक सेकेंड, अरे सुनिए ना, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमें शक है। एक सेकंड, डिबेट नहीं हो पाएगी, वो बहुत देर के बाद वैसे ही। वाजपेयी जी का नंबर सबसे आखिरी में आता है, आप उसमें भी बोलने लगेंगे, कैसे चलेगा? राजकुमार भाटी जी दोबारा बोल ही नहीं पाए हैं, प्लीज मैम, प्लीज। वाजपेयी जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राजकुमार भाटी जी बोलेंगे, हम ये सिर्फ बोलेंगे, प्लीज। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि हमको अंदेशा है, हमको शक है। शक की दीवार बनती है क्या? शक पे थोड़ी बनता है, आप शक करे जाएंगे। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है और वेरिफिकेशन अगर हो रही है तो बलवंत के लिए हो रही है, देश की भलाई के लिए हो रही है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम करता है और वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। सारे देश तारीफ करते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इलेक्शन कमीशन यहाँ निष्पक्ष चुनाव कराता है। इसी से पार्टियां जीतती हैं, पार्टियां हारती हैं। जी, ये भी सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव से एन पहले से बिहार में ही वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है? वो ये भी सवाल कर रहे हैं। 6 राज्यों के नहीं 6 राज्यों के लिए डिक्लेरेशन किया है कि 6 राज्यों में होगा फिलहाल, और 6 में नहीं, आगे सभी राज्यों में होगा। ये तो रिक्वायरमेंट है निष्पक्ष चुनाव के लिए कि जो वोटर लिस्ट है वो वेरीफाई होके एक्यूरेट होनी चाहिए। इसमें भी एतराज कर रहे हैं, ये गुमराह करना चाहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे नहीं होते तो जानबूझ के इस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है, लेकिन बिहार की जनता इनके बुलाव में आने वाली बिल्कुल नहीं है। विकास हो रहा है, विकास आगे भी होगा, और बिहार की जनता उसको महसूस करती है। इसीलिए हम लोगों ने कह दिया है कि
225 का टारगेट हमने फिक्स किया हुआ है और हम चुनाव जीत के आएंगे अपने काम के बल पे, वो कह रहे हैं जब अपने मुद्दा नहीं होता कार्यकर्ताओं है के तो बल। विपक्ष यही मुद्दा पकड़ लेता है। देखिए, एक के शर्मा जी और ए वाजपेयी जी की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं। कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तो न्याय के लिए हो रहा है, न्याय हित में हो रहा है, जनहित में हो रहा, पारदर्शिता के साथ होगा, नियम के अनुसार होगा। लेकिन इसे जो कोई कुछ करने में लगेगी तो राज्य की मशीनरी, राज्य के ही जो BLA बार बार BLO कह रहे हैं, BLO जो होते हैं वो राज्य के कर्मचारी होते हैं। तो हमें पूरा संदेह है कि इसमें जो कम समय रखा गया, इतना समय भी नहीं होगा कि अगर कोई गलत वोट काटे जाते हैं तो उनका ऑब्जेक्शन कर सके, तब तक चुनाव घोषित हो जाएंगे। तो इसलिए संदेह है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी का ये जाना पहचाना फॉर्मूला है कि पहले वोटर लिस्ट में वोट कटवाते हैं, फिर पोलिंग वाले दिन जहां विपक्ष के वोट ज़्यादा पड़ रहे होते हैं वहां मतदान को धीमा करा देते हैं, पुलिस लगा के मतदाताओं को भगा देते हैं, ID चेक करने लगते हैं, फिर काउंटिंग वाले दिन बेईमानी करते हैं और कई जगह तो हारे हुए कैंडिडेट्स को प्रमाण पत्र दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में यह हुआ, जीता समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और प्रमाण पत्र दे दिया बीजेपी के प्रत्याशी को। तो ये बीजेपी के जाने पहचाने फॉर्मूले हैं जिनके प्रयोग करके वो बेईमानी करती है। तो हमें संदेह केवल ये है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। चुनाव में अगर विपक्ष का जो भी संदेह है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें, और फिर आधार तो सबसे प्रमाणित वो है परिचय पत्र है। जितने परिचय पत्र नागरिकों के पास हैं उनमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और प्रमाणित आधार कार्ड है। आधार कार्ड को आप उसमें से हटा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से संदेह पैदा होता है कि कुछ वोट काटे जाएंगे और वोट वो काटे जाएंगे इलाके चिन्हित करके। देखिए, अब मुझे शांति से जवाब देने दीजिए। कैसा चरित्र है समाजवादियों का और विपक्षियों का। इसी आधार कार्ड के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने गए थे लोग, आधार कार्ड को समाप्त करने के लिए। वाजपेयी साहब इसका डिटेल बता देंगे, आधार कार्ड न बने। ये वो समाजवादी हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं आज बैठ के, सबसे विश्वसनीय वो प्रमाण पत्र बांटने लगते हैं। और इसको खत्म करने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आप सुन लीजिए, सुनिए, चुप रहिए, झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, कितनी शर्मनाक बात है चित्रा जी, पूरा सरकारी अमला ये वो बेईमान हो गया बात करने की। ये हरिश्चंद्र की औलाद है, सभ्य भाषा है। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये इनका तेवर है बात करने का। अरे सुन लो, ये इनकी शैली है चित्रा जी। इनके शब्दों से ही पता चलता है कि इनके अंदर बेईमानी भरी हुई है, इनकी नीयत खराब है, इनका चरित्र खराब है। इनको बंद कराइए। इनके शब्दों से ही पता चलता है, आप मुझे इनके तेवर से ही पता चलता है कि इनके अंदर बेईमानी है और क्रिमिनल माइंड लोग हैं। जल्दी से विपक्ष के मुझे बोलने दीजिए मुद्दे पर जल्दी से क्लोजिंग कमेंट नहीं, मैं क्लोजिंग ही बोल रहा हूँ। ये BLO कौन है चित्रा जी? ये सब सरकारी टीचर से लेके और कर्मचारी हैं, और ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठ के उनको सरेआम बेईमान बोल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? ये हरिश्चंद्र की औलाद है। कितने बदतमीज की इजाजत देता है। इस तरह के मुद्दे पर डिबेट यहाँ पर जाकर खत्म होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, लेकिन पारदर्शी व्यवस्था ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। उम्मीद है कि उसी की तर्ज पर चुनाव आगे बढ़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।